0.03% अबंडेंस होती है CO2 के एटमॉस्फेयर में। ये हमने पीछे देखा था, अभी स्टार्टिंग हो रही थी जहाँ पे कार्बन फैमिली की। इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच वी ऑलरेडी नो। ग्रीन प्लांट्स जिससे कन्वर्ट करते हैं CO2 कार्बोहाइड्रेट्स में, सच एज ग्लूकोज। CO2 यहाँ पे कंबाइन करती है H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टिश्यू के अंदर ऐसा होता है टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होती है। 6 यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिए जा रहे हैं क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। 12 वाटर मोलिक्यूल्स लिए जा रहे हैं क्योंकि 12 हाइड्रोजन होते हैं ग्लूकोज मोलिक्यूल के अंदर। एंड यहाँ से अगर 12 हाइड्रोजन रिमूव हो गए ग्लूकोज में तो 24 हाइड्रोजन है वाटर के अंदर, तो 12 बच जाएंगे। उन्हीं 12 हाइड्रोजन को यहाँ पे 6 वाटर मोलिक्यूल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है इन द प्रोडक्ट्स। एंड ऑक्सीजन भी ऐसे ही बैलेंस की जा सकती है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस रिएक्शन को समझना। अनलाइक कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़ नॉट पॉइजनस। तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर पॉइजनस होती तो हम जिंदा कैसे बचते? सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉइजनस, बट द इंक्रीज इन combustion of fossil fuels and decomposition of limestone for cement manufacture in recent years seem to increase the CO2 content of the atmosphere। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि कौन से 2 मेजर कॉजेज हैं एनवायरनमेंट में CO2 के अमाउंट्स बढ़ाने के लिए। पहला है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं पेट्रोल, डीजल वगैरह जो कि व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं, जिनके कंबशन से एनर्जी मिलती है व्हीकल्स को मोशन करने के लिए। एंड ये समझ में आता है क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड होता है व्हीकल्स का भी, और सीमेंट भी थ्रू आउट द वर्ल्ड बिल्डिंग्स बनाने में इस्तेमाल की जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो इन ही दोनों रीज़न से मैक्सिमम अमाउंट कंट्रीब्यूट हो रहा होगा CO2 का एनवायरनमेंट में। ये समझने वाली चीज़ है, इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। लिमस्टोन से ही कमर्शियल लेवल पे बनाई जाती है CO2 एंड लाइम आल्सो इसके डिकम्पोजिशन से। दिस में लीड टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड रेज द टेम्परेचर द एटमोसफेयर दैट माइट हैव सीरियस कंसिक्वेंसेज। इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है एटमोसफेयर का। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर में। solid form of CO2 is called dry ice and it is formed by allowing the liquefied CO2 to expand rapidly। तो हम जानते हैं कि एक्सपेंशन इज फॉलोड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड कंप्रेशन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। दोनों कंसेप्ट हम थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये समझ में आने वाली चीज़ है कि रैपिडली एक्सपेंड क्यों करना पड़ता है लिक्विफाइड CO2 को, क्योंकि तभी आइस में वो कन्वर्ट होगा। एंड ड्राई आइस को ही सॉलिड CO2 बोलते हैं। ड्राई आइस इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। तो इसके नाम में ही आइस आ रहा है, तो इसलिए ठंडी तो ये होगी ही, इसलिए आइसक्रीम्स और जो फ्रीज में रखा हुआ फूड होता है फ्रोज़न, आइसक्रीम भी बेसिकली फ्रोज़न ही होती है ना, जमी हुई, तो उसको उसी फॉर्म में रखने के लिए ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। गैसियस CO2 ये यूजेस आपसे पूछे जा सकते हैं, इवन पूछे जा चुके हैं अलग अलग से। 2020 का पेपर था आई थिंक, इसी पैराग्राफ से आया हुआ था। गैसियस CO2 के अलग यूज होते हैं, ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2 का अलग होता है। तो क्लियरली समझ में आना चाहिए आपको। एक्सटेंसिवली यूज टू कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये चीज़ हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी देख चुके हैं आई थिंक, और सॉल्यूशंस में तो देखेंगे ही। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं ये, सोडा वाटर जिनको बोलते हैं। एंड जो फिज झाग बनाते हुए दिखाई देते हैं आपको किसी भी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स में, वो CO2 की वजह से ही होते हैं। बीइंग हैवी एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन इट इज़ यूज एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर। तो सपोर्ट वो करेगा कम्बशन को जिसमें ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या फिर ऑक्सीजन इटसेल्फ। यहाँ पे कार्बन क्योंकि ऑलरेडी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्टर नहीं है कम्बशन का। इवन फायर जहाँ लगी हो उसको बुझाने का काम करती है एक्सटिंग्विशर। इसको ऐसे याद रखा जाता है कि जब कंबशन पूरा हो जाता तब CO2 प्रोड्यूस होती है ना, यानी CO2 के आने से कंबशन बंद हो जाता है, तो इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर। हैवी इसको कंपैरेटिवली बोला जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के, इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा होती है ना,
इसलिए बीइंग हैवी इसका ये एडजेक्टिव यूज किया गया है यहाँ पे। अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया। तो यूरिया की स्ट्रक्चर नेक्स्ट चैप्टर यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे। फॉर्मूला है बेसिकली NH2CO NH2। इसमें CO आ रहा है तो ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किया जाता है इसके प्रिपरेशन में, मैन्युफैक्चर में। ऐसा नहीं है, इसके नाम से याद रखिए, यूरिया से, यूरिया के पीछे ए आ रहा है ना, तो ए से एसिडिक आप याद रखिए कि एसिडिक ऑक्साइड कोई होगा जिससे इसकी प्रिपरेशन होगी, यानी एसिडिक CO2 ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, तो ऐसे याद रखा जा सकता है ये चीज़। CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन एटम की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, दोनों तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है ऑक्सीजन से, तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड बचे यहाँ पे, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड ऑफ कोर्स। 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन ओवरलैप विद द 2 p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन to make 2 sigma bonds while other 2 electrons of the carbon atom form p pi wave bonding with the oxygen atom। तो 2 p pi बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे और 2 जो sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स ही काउंट होते हैं, तो sp हाइब्रिडाइज्ड ही सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। दिस मस्ट बी क्लियर टू अस ऑलरेडी आफ्टर स्टडिंग केमिकल बॉन्डिंग। तो कौन बनाएगा पाई बॉन्ड्स और कौन सिग्मा बॉन्ड्स, ये यहाँ से क्लियर होना चाहिए। दिस रिजल्ट्स इन लीनियर शेप। sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ लीनियर ही शेप एसोसिएटेड होती है, sp2 के साथ प्लेनर होती है, sp3 के साथ टेट्राहेड्रल। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दी हुई है, आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना याद रखिए कि दोनों इक्वल होती हैं, क्योंकि बॉन्ड दोनों इक्वल है, बेसिकली C डबल बॉन्ड O ही है। विद नो डाइपोल मूवमेंट, तो दोनों तरफ कार्बन के ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। एक डायरेक्शन में कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही इक्वल होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डाइपोल मूवमेंट इसकी 0 होगी। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर शोन हेयर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बनती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा हुआ है हमने। लेट्स से ये जो लेफ्ट में स्ट्रक्चर है इसको देखते हैं, जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ये ले लेगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तब ये जो दूसरा ऑक्सीजन है इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर देगा, तो दैट्स वाई इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऐसा ही रिवर्स डायरेक्शन में होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए तो दूसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो काफ़ी आसान है, इक्वल होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको सिलिका भी कहा जाता है। 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। तो सिलिका में आता है SiO2, यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन आते हैं, एंड दीज आर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन। तो मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय दीज टू ओनली। तो मोस्ट से आप अबव 90% याद रखें, 95 या ना याद रखें तो भी चलेगा, अबव 90 आपको याद होना चाहिए कि अर्थ क्रस्ट इन्हीं से मिलके बना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और सिलिकॉन मोस्ट अबंडेंट है ना, तो ऑक्साइड हो गए या फिर क्ले हो गया, यही मोस्टली पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली मेटल के बहुत सारे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमनली नोन एज सिलिका अकर्स इन सेवरल क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स। क्रिस्टलोग्राफी का मतलब क्रिस्टलाइन ही होता है। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबैलाइट, tridymite are some of the crystalline forms of silica and they are interconvertible at suitable temperatures। तो सबसे पहले तो क्वार्ट्ज आता है, ये हम सॉलिड स्टेट चैप्टर में देखेंगे। क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और क्वार्ट्ज ग्लास ये अमॉर्फस होता है, तो वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा आपको। क्रिस्टोबलाइट क्रिस्टलाइन होता है, ये तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है, फर्स्ट जो वर्ड है वो क्रिस्ट बन रहा है, क्रिस्टलाइन में भी यही होता है। और ट्राइडाइमाइट ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, ये इसके से याद रखिए आप, क्रिस्टोबलाइट है, इसके पीछे IT आ रहा है, तो ट्राइडाइमाइट के पीछे भी IT आ रहा है, तो ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म ही होगी, ऐसे याद रह जाएगा। ये सभी इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, ये पॉइंट आपको समझ में आएगा जब सॉलिड स्टेट आप पढ़ लेंगे। वहाँ पे बताया गया है कि जितनी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो
तो लेट्स से क्वार्ट्ज का कोई मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसको अचीव करते ही वो सम अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा उसके बाद। ऐसे ही क्रिस्टलोबाइट या ट्राइडेमाइट का कुछ होगा, मतलब शार्प होते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, इसलिए इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ये वहाँ से क्लियर होगा आपको। एट सूटेबल टेम्परेचर, क्योंकि सबका स्टेबल टेम्परेचर अलग अलग होता है इनका। SiO2 इज कोवलेंट मॉलिक्यूल, ऑफ कोर्स सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल बनेगा। 3 डायमेंशनल होता है ये नेटवर्क सॉलिड, तो 3D नेटवर्क सॉलिड हम पढ़ के आए हैं अभी अभी, डायमंड होता था। इन विच ईच सिलिकॉन एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम, तो वहाँ पे एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ था टेट्राहेड्रल में, यहाँ पे एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये अरेंजमेंट आपको याद रखनी है कि कौन से 4 एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये आगे हमें एक और टाइप ऑफ कंपाउंड पढ़ने वाले हैं सिलिकॉन का, जिसको सिलिकेट्स बोलते हैं। उसमें SiO4 4 माइनस होती है उनकी मेन स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर्मूला। तो वहाँ पे SiO4 है ना, नहीं, एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन एसोसिएटेड, तो वहाँ से याद रखिए कि यहाँ भी ऐसा ही होगा। सिलिका में जो इसका नेटवर्क सॉलिड होता है उसमें एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन एसोसिएटेड होंगे। वाटर का जो आइस फॉर्म होती है बेसिकली, उसमें भी ऐसा होता है, एक ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। ईच ऑक्सीजन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू अनदर सिलिकॉन एटम शोन इन फिगर 11.6 है। तो अगर ऑक्सीजन अपने आप से यानी दूसरी ऑक्सीजन से ही जुड़ी होती तो ये तो परऑक्साइड मॉलिक्यूल हो जाता ना, जो कि इसके नाम में कहीं मेंशन नहीं आता किसी का, इसलिए सिलिकॉन से ही जुड़ी होगी ऑब्वियसली वो। एंड ईच कॉर्नर इज शेड विद अनदर टेट्राहेड्रॉन, तो एक जो सिंगल यूनिट होती है इस पूरे क्रिस्टल में वो टेट्राहेड्रल मैनर होता है उसका, तो उसका कॉर्नर यानी दूसरे टेट्राहेड्रल यूनिट से ही जुड़ा होता है। दिस इज अगेन एन ऑब्वियस स्टेटमेंट है। तो जितनी भी ऑब्वियस लाइंस होती हैं चैप्टर में उनको हाईलाइट नहीं करता हूँ, इसलिए यहाँ पे इन दोनों को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। द एंटायर क्रिस्टल मे बी कंसिडर्ड एज अ जायंट मॉलिक्यूल इन विच 8 मेंबर्ड रिंग्स आर फॉर्म्ड, जिसमें अल्टरनेट सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो ये सिलिका मॉलिक्यूल हमने देखा SiO2, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन आ रहा है, एंड हम जानते भी हैं अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा अबंडेंस ऑक्सीजन की होती है, तो यहाँ पे मेन एलिमेंट सिलिकॉन नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इससे आप याद रखें कि 8 मेंबर्ड रिंग्स पाई जाती हैं सिलिका में। ये शोन है इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म मीन्स क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात कर रहा है, इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव बिकॉज ऑफ वेरी हाई SiO बॉन्ड एंथैल्पी। तो हमने देखा 3D नेटवर्क होता है सिलिका में, जैसे कि डायमंड में भी होता है। तो डायमंड कितना नॉन रिएक्टिव है हम ऑलरेडी देख के आए हैं। ग्रेफाइट या फिर फुलिरिन का इस्तेमाल किया जाता है दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म्स बनाने के लिए कार्बन की, क्योंकि डायमंड नॉन रिएक्टिव है। तो वैसा ही हाल सिलिका का भी होगा, लेकिन ये रिएक्ट कर जाता है इवन कुछ एसिड्स एंड बेसिस है जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि SiO बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी एज कम्पेयर टू कार्बन बॉन्ड, क्योंकि कार्बन एक छोटा एटम है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। सिलिकॉन बड़ा होता है, बड़ा होगा तो जो बॉन्ड बनाएगा उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, वीक और बॉन्ड होगा वो। It resists the attack by halogens, dihydrogen, and most of the acid and metals even at elevated temperatures. तो मोस्ट ऑफ द जितनी भी चीज़ें होती हैं जो अटैक कर सकती हैं उनसे नहीं करता, सिर्फ जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और बेस होते हैं उनसे ही करता है। हाउ इट इज़ अटैक्ड बाई HF एंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस इन HF। हेलोजेंस का जो हेलो एसिड होते हैं ये दीज आर मोस्ट एसिडिक इन नेचर, तो इनसे ही इसकी रिएक्शन हो जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या रिएक्शन होगी हम जानते हैं। SiO2 एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये साल्ट बनेगा यहाँ पे, साथ में वाटर रिलीज होगा। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि ये SiO3 है या SiO2 है, तो ये आप सिलिकॉन की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उससे पता लगा सकते हैं, वो +4 होती है। SiO3 में ही यहाँ पे +4 आ रही है, SiO2 में +2 आती है विच इज़ नॉट स्टेबल, तो इसलिए SiO3 ही होगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद HF एसिड, यहाँ पे भी सिमिलर रिएक्शन होगी, क्योंकि HF एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और फिर ये बेस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि
अगर दो एसिड्स हैं हमारे पास तो उनके बीच में अगर रिएक्शन करवा रहे हो, एक ज़्यादा स्ट्रेंथ है एसिड की, दूसरे कम है, तो दूसरे वाला जिसकी कम है वो बेस की तरह एक्ट करता है, H प्लस पहले वाला उसको डोनेट करता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा, वाटर यहाँ पे भी रिलीज होगा और साल्ट बन जाएगा इन दोनों के बीच में। सिलिकन 4 प्लस रिएक्ट करेगा 4F- से टू फॉर्म SiF4, एंड हाइड्रोजन जो बचा फिर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना लेगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन दोनों रिएक्शन को समझना। क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज एज अ पाइजो इलेक्ट्रिक मटीरियल। अब इसके डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपसे कहीं भी ये वो नहीं पूछा जाएगा। ABCD के अंदर P के बाद Q आता है, तो इसे आप याद रखिए कि पाइजो इलेक्ट्रिक मटीरियल क्वार्ट्ज का बना होता है। इतना याद रख लेंगे तो काफ़ी होगा यहाँ से। एंड क्वार्ट्ज ये जो वर्ड है ये चार्ज से सिमिलर साउंड करता है, इन दोनों की राइमिंग एक होती है। तो चार्ज, क्वार्ट्ज से आपको चार्ज याद आएगा, और चार्ज का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। एंड इसके आगे जो यूजेज है उसमें भी ये इस्तेमाल होने वाला है। इट इज़ यूज टू डेवलप एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक्स। अब जो घड़ी आप देखते हैं दीवार पे, उसमें उसके अंदर सेल आप डालते हैं तभी वो चलती है ना, यानी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ भी यूटिलाइज होती है, यानी चार्ज का यूटिलाइजेशन उसकी एनर्जी का वहाँ भी होता है, तो इसलिए ये यूज़ इसमें आ गया। उसके बाद रेडियो और टेलीविज़न कम्युनिकेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। ऑफ कोर्स रेडियो हो चाहे टेलीविज़न हो, चार्ज की जो एनर्जी होती है इन दोनों में इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। कम्युनिकेशन की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, चाहे वो रेडियो हो या फिर टेलीविज़न। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है यहाँ से कि रेडियो में बैटरीज होती हैं जिसमें ऑफ कोर्स चार्जेस इन्वॉल्व हैं, और टेलीविज़न में तो हमने देखा ही था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कैसे इसमें पिक्चर की फॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसमें इन्वॉल्व होता है। दोनों में ही चार्ज यानी क्वार्ज का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है, ऐसे याद रखना है हमें ये। Silica gel is used as a dry agent and a supporter for chromatographic materials and catalyst। सबसे पहले ड्राइंग एजेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। ड्राइंग एजेंट बेसिकली एल्यूमिना भी हो सकता है और सिलिका भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ आते हैं ना, 13 होता है एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन होता है। ये दोनों चीज़ें हम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में देखने वाले हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री का जो 5th चैप्टर है। बेसिकली एड्जॉर्ब कर सकते हैं ये दोनों ही मटीरियल, अपने सरफेस पे अट्रैक्ट कर सकते हैं मॉइस्चर को, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को एनवायरनमेंट से, इसलिए इनको ड्राइंग एजेंट से मॉइस्चर से एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, ड्राई करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। वहाँ भी हम देखेंगे तो वहाँ से याद हो जाएगा आपको। सपोर्टर फॉर क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल ये नेक्स्ट ही चैप्टर में आने वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस हम एक चीज़ देखने वाले हैं, जिसमें एक मूविंग फेस होता है, एक स्टेशनरी फेस होता है, उसके ऊपर से चीज़ें मूव करती हैं। तो स्टेशनरी फेस एज अ सपोर्ट हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिलिका जेल यूज़ किया जा सकता है, जिसके ऊपर जो मूविंग फेस के पार्टिकल हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन में एड्जॉर्ब हो जाते हैं और इससे फिर कलर सेपरेट हो जाते हैं। इसको क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस बोलते हैं, डिटेल इसकी वहाँ आएगी। एंड एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप इसके नाम से याद रखिए। सिलिका इज एंडिंग विद Ca, कैटलिस्ट इज स्टार्टिंग विद Ca आल्सो, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। कीजल घर एन अमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स। तो सिलिका इटसेल्फ ये एज अ एड्जॉर्बेंट हम यूज़ कर रहे थे, अभी हमने देखा। तो चाहे अमोर्फस फॉर्म हो इसकी, ये भी एड्जॉर्बेंट की तरह यूज़ कर पाएंगे हम। अमोर्फस होती है ये, यहाँ से आपको याद रखना है इसकी एंडिंग कीजल घर अर से एंड हो रहा है ना, और अमोर्फस ये भी अमोर से स्टार्ट होता है। ये तो दोनों एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों की सिमिलर साउंड करिए, से आप याद रखिए कि कीजल घर एक अमोर्फस फॉर्म होती है। और दूसरी चीज़ फिल्ट्रेशन प्लांट्स, यानी ऐसी फैक्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे हमें फिल्ट्रेशन करना होता है डिफरेंट मटेरियल्स का, क्योंकि एड्जॉर्बेंट की तरह एक्ट कर सकता है ना, डिफरेंट मटेरियल को सेलेक्टिवली अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर सकता है, तो इसलिए फिल्टर करने में चीज़ों को ये इस्तेमाल किया जा हो सकता है। इसका इस्तेमाल ये ओबियस बात होनी चाहिए अब आपके लिए। This was all about silica. Next is silicones. These are organosilicon polymers which have R2SiO as a repeating unit. तो हमने इससे पहले पढ़ा सिलिका, इसके बाद हम पढ़ेंगे सिलिकेट्स।
इन दोनों में ही कहीं भी ओ नहीं आ रहा है, सिर्फ सिलिकॉन्स में आता है ओ। तो इससे आप याद रखेंगे जो ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं वो सिलिकॉन्स होते हैं बेसिकली। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलिकॉन्स के अंदर ये जो यूनिट है R2SiO ये सिलिकॉन्स की होती है, ना कि सिलिका की या फिर सिलिकेट्स की। वैसे ये चैप्टर पढ़ने के बाद 2-3 बार रिवाइज करने के बाद आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे। SiO2 होता है सिलिका, SiO4 ये सिलिकेट होता है। ये याद हो जानी है चीज़ें आपको, लेकिन इनिशियली तो बेस बनना चाहिए ना आपका, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ओ आ रहा है तो ऑर्गेनो सिलिकन ये होंगे विद हैविंग दिस एज रिपीटिंग यूनिट। ये आगे हम डिटेल्स देखने वाले हैं इसकी। स्टार्टिंग मटेरियल इनके लिए होता है एल्काइल और एलाइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड्स RnSiCl टू द पावर तो नहीं है, ये क्या है नीचे Cl टू द बेस 4 - n। तो मेन सिलिकॉन क्लोराइड कंपाउंड होता है SiCl4। इसमें ऑर्गेनो ग्रुप यानी एक एल्काइल और एराइल ग्रुप ऐड कर दिया गया है। तो जितने ये एल्काइल ग्रुप ऐड होंगे उतने ही Cl में से Cl क्लोराइड आयन बेसिकली माइनस हो जाएंगे, 4 - n हो जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी ऑब्वियस फॉर्मूला। इससे स्टार्टिंग मटेरियल इससे ये बनाया जाता है, कैसे वो आगे बताया गया है। व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सिलिकॉन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज कैटलिस्ट। तो सी से कॉपर, सी से कैटलिस्ट आपको याद रखना है इस रिएक्शन के लिए। वेरियस टाइप्स ऑफ मिथाइल सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलेन ओ फॉर्मूला MEsICl3, यानी एक आ गया यहाँ पे R ग्रुप, तो 4 में से 1 घट जाएगा, 3 बच जाएगा, Cl3 हो जाएगा। Me2SiCl2 हो जाएगा। इसी तरीके से Me3SiCl हो जाएगा विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ Me4SiR फॉर्म्ड। ये भी फॉर्म हो जाएगा इस रिएक्शन के अंदर। बट एज वी नो दिस इज़ नॉट आर कंसर्न। हमें R2 वाला SiO यानी ऑर्गेनो सिलिकन चाहिए। ये इसमें R4 है, इसलिए इसके स्मॉल अमाउंट्स बन रहे हैं। ये जो वर्ड है क्लोरोसिलेन, ये क्लोरोमीथेन से डिराइव किया गया है, जिसमें क्लोरोमीथेन में जब सिलिकन घुसा देते हैं तो बन जाता है क्लोरोसिलेन। एंड वन ऑफ द रीज़न क्यों इसके स्मॉल अमाउंट्स बन रहे हैं Me4 के, बिकॉज ये क्लोरोसिलेन तो दिख ही नहीं रहा हमें, क्लोरीन कहाँ है इसमें, इसलिए क्योंकि क्लोरीन इसमें है ही नहीं, तो क्लोरोसिलोन की कैटेगरी में आएगा ही नहीं है, इसलिए इसके स्मॉल अमाउंट्स बन रहे हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई मिथाइल डाई क्लोरोसिलेन, दिस वन फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यील्ड्स स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स। तो डाई वाले R2 वाले से निकलेंगे हमारे जो हमें पॉलीमर्स चाहिए वो। एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जब आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि डाई ही क्यों चूज़ किया गया। यहाँ पे 2 पोजीशन सिलिकॉन की सेटिस्फाई कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप्स, R ग्रुप्स बेसिकली जो डिनोट कर रहे हैं, एंड बाकी 2 पे OH ग्रुप्स हैं। इनका जब एसोसिएशन होगा, ये आपस में मिलेंगे, कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन मीन रिमूवल ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल्स एंड एडिशन ऑफ दीज मोलिक्यूल्स जो कि R2SiOH2 से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो कंडेंसेशन मीन्स रिमूवल ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल्स, वाटर या फिर अल्कोहल्स, यहाँ पे वाटर का रिमूवल होगा एंड ये जुड़ेंगे। तो ये अरेंजमेंट हो तभी ये ऐसा हो पाएगा ना, आगे पीछे OH हो और 2 वैलेंसीज R ग्रुप से सेटिस्फाई हो, इसलिए ये इसका बेसिक यूनिट होती है R2SiOH2। OH2 बनेगा बेसिकली जब इसमें वाटर मिला देंगे हम जानते हैं क्लोराइड आयन बड़ा होता है तो सिलिकॉन से छूट के हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस करवाया भी था हमने स्टार्टिंग में, जहाँ पे सिलिसिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। मैं वो नाम बताना आपको भूल गया था, जहाँ पे SiOH4 बनता है। बेसिकली एसिड वो इसलिए क्योंकि OH ग्रुप्स उसमें अटैच है ना, तो उससे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिमूव किया जा सकता है, तो एज अ एसिड वो एक्ट कर सकता है, इसलिए सिलिसिक एसिड उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएंगे सिलिकॉन के साथ और 2 रह जाएंगे ये मिथाइल ग्रुप्स। मिथाइल यहाँ पे इंटेंशनली लिया गया है आपको इजी रखने के लिए, ज़्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप ना हो। बेसिक चीज़ें आपको समझानी है, इसलिए सबसे छोटा लिया गया है मिथाइल ग्रुप। तो जब इनका एडिशन करेंगे तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि वाटर रिमूव हो रहा है यहाँ से। एंड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, सिर्फ ये SiO हमें स्ट्रक्चरल यूनिट जो बॉन्डिंग कर रही है ये हमें देखने को मिलेगी। SiO अल्टरनेट सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड, जैसा कि सिलिका में होता है, यही बचेगा। वाटर
के रिमूवल के बाद एक साइड से OH रिमूव हो जाएगा, एक साइड से H, सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा, SiO बॉन्ड बचेगा। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिलिकॉन, ऐसे बन जाएगा ये। एंड लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड्स आर कीप फॉर्मिंग, लेकिन हमें एक अगर चेन की लेंथ को टर्मिनेट करना है, एक डेफिनेट लेंथ का बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा वो आगे बताया गया है। द चेन लेंथ ऑफ पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग R3SiCl विच ब्लॉक्स द एंड्स एज शोन बिलो। तो R3 अगर आपने यूज कर लिया तो तीनों ओर से ये लास्ट वाला इसका दूसरा एंड है ना, राइट एंड, ये टर्मिनेट हो जाएगा, आगे ये बॉन्डिंग कर ही नहीं पाएगा। SiO होना चाहिए ना, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो वो नहीं है प्रेजेंट, तो इसलिए टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि चेन की एक बनाते टाइम, चेन पॉलीमर बनाते टाइम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में पहली स्टार्टिंग यूनिट कौन सी ली जाती है, इस R2OH2। एंड चेन लेंथ को टर्मिनेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इट इज़ R3SiOH। बेसिकली OH बनाना होता है इससे, एक स्टेप यहाँ पे नहीं दिखाई गई, इसमें वाटर भी ऐड करना होगा टू फॉर्म दिस वन, क्योंकि वो ऊपर वाले दिखा दिया है प्रोसेस एक के लिए, तो सबके लिए नहीं दिखा गया, रिपीट नहीं किया गया। ये दोनों कंबाइन करेंगे, यहाँ से वाटर रिलीज होगा और SiO बॉन्ड बढ़ेगा, आगे बनाने की एबिलिटी नहीं है, एंड इज टर्मिनेटेड बाय दिस मिथाइल ग्रुप। सो हेयर्स ऑफ पॉलीमराइजेशन अकर वन एंड से एन टाइम्स आपने ऐड करती हैं, जितने आप चाहते हैं चेन लेंथ में ऐड करना, और पीछे से टर्मिनेट कर दी गई है ये मिथाइल ग्रुप के द्वारा। तो दैट्स हाउ दिस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स अकर। एंड ये दो चीज़ें ज़रूर से आपको याद रखनी है, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट द यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप्स आर वाटर रेपेलिंग इन नेचर। तो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर से डर लगता है उनको। इवन हाइड्रोकार्बन्स इन जनरल वाटर रेपेलिंग नेचर के होते हैं, दैट वी हैव सीन इन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर आल्सो, जहाँ पे आरबीसी की मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर गिवन है, जहाँ पे फोस्फोलिपिड्स की अरेंजमेंट बताई गई है। दे हैव इन जनरल हाई थर्मल स्टेबिलिटी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल्स। इन तीनों चीज़ों को आप एक साथ याद रखिए कि इसमें थर्मल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टेबिलिटी तीनों पाई जाती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं। दीज आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, मीन्स इलेक्ट्रिकली स्टेबल होते हैं ये। और आगे फिर केमिकल स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, तो इन तीनों को एक साथ याद रखना आसान रहेगा। वाइड एप्लीकेशन होती है इनकी एज अ सीलेंट, ग्रीसेज, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स एंड फॉर वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स। तो सीलेंट का इस्तेमाल एज अ होता है, यानी जहाँ पे सर्विक्सेज या फिर कहीं होल्स हों तो उनको कवर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वाटर रेपेलिंग नेचर होता है ना इनका। तो जहाँ पे कभी सीलन होगी तो इसका सिलिकॉन का इस्तेमाल करेंगे तो वाटर आर पार नहीं हो पाएगा उस पे से, इसको बोलते हैं एज अ सीलेंट यूज़ करना। तो आप समझ पा रहे होंगे वाटर प्रूफिंग और एज अ सीलेंट यूज़ करने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, इनकी डिफरेंट लोकेशन हो सकती है। जैसे वाटर प्रूफिंग फैब्रिक्स के लिए बोला जा रहा है, सीलेंट किसी और जगह के लिए बोला जा रहा होगा, लेकिन इन दोनों का सिग्निफिकेंस सेम होता है, मतलब सेम होता है। नेक्स्ट है ग्रीसेज, यहाँ हमने देखा कि हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है इनकी, एंड ग्रीस का एज अ ल्यूब्रिकेंट इस्तेमाल होता है, हम जानते हैं मशीन्स के अंदर। तो मशीन्स के अंदर पीछे हमने देखा था ग्रेफाइट के जहाँ पे एप्लीकेशन आ रही थी, वहाँ भी हाई टेम्परेचर पे जो ज़्यादा हीट जहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो थर्मली स्टेबल कुछ कंपाउंड चाहिए होता है एज अ लुब्रिकेंट, तो इसलिए इसकी हाई थर्मल स्टेबिलिटी हेल्प करती है इसके ग्रीस एक्शन के लिए। एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, तो नॉन कंडक्टिंग नेचर होता है डाइलेक्ट्रिक्स का, तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ इंसुलेटर इसको यूज़ करने में। बीइंग बायोकम्पैटिबल, अब बायोकम्पैटिबल वो कंपाउंड्स होते हैं जो माइक्रोब्स के द्वारा डिग्रेड किए जा सकते हैं। ये आई थिंक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर है, या फिर उससे पीछे पॉलीमर्स में इसके बारे में बताया गया है। मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं ऑर्गेनिक, वही माइक्रोब्स डीकम्पोज कर सकते हैं, क्योंकि कोई माइक्रोब है वो लिविंग है, तो अगर उसको न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है तो दूसरी ही लिविंग चीज़ से
ऑब्टेन कर सकता हो, तो इसलिए बायो कंपैटिबल का ये मीनिंग होगा लिविंग से एसोसिएटेड। दे आर आल्सो यूज्ड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स। अब ये दोनों जो इंडस्ट्री है, सर्जरी की और मेकअप इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक प्लांट्स है, सर्जरी में भी हम लिविंग टिश्यूज के साथ ट्रीट करते हैं, इनके साथ उनको हील किया जाता है बेसिकली। और कॉस्मेटिक यानी मेकअप में भी हम लिविंग सेल्स या फिर टिश्यूज से ही डील कर रहे होते हैं। तो ये दोनों क्योंकि लिविंग चीज़ें इनमें इन्वॉल्व है, तो जिन चीज़ों से बने होंगे इनका मटेरियल है वो भी लिविंग होना चाहिए, आप ऐसे याद रखेंगे। एंड आउट ऑफ सिलिका, सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स, ऑर्गेनो सिलिकॉन्स यानी लिविंग वाले कंपाउंड सिर्फ यहाँ होते हैं सिलिकॉन्स के अंदर। तो सर्जिकल और कॉस्मेटिक प्लांट्स में सिर्फ सिलिकॉन्स यूज होंगे आउट ऑफ ऑल दीज थ्री। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट 2019 में, आगे भी आने के इसके चांसेस हैं। यहाँ बेसिकली आप यूटिलाइज करेंगे वो इन्फॉर्मेशन है कि ओ ऑर्गेनिक वाला सिर्फ सिलिकॉन्स में आ रहा है। लास्ट एग्जांपल है पी ब्लॉक का। सिलिकॉन्स क्या होते हैं ये पूछा है आपसे। दे कंसिस्ट ऑफ दिस यूनिट चेन्स इन विच एल्काइल और फिनाइल ग्रुप्स occupy the remaining bonding position of each silicon. They are hydrophobic, water repellent in nature। तो हाइड्रोफोबिक तो हमने देख ही लिया था, नॉन पोलर नेचर की वजह से ऐसा होता है। और वाटर होता है पोलर, तो पोलर में ही सोल्यूबल होगा ना। हाइड्रो फिलिक बोलते हैं ना उसको, हाइड्रोफिलिक होगा वो चीज़ जो वाटर में घुल पाएगी, इसलिए ये वाटर फोबिक होते हैं, मीन्स वाटर रेपेलेंट, बिकॉज नॉन पोलर नेचर होता है इनका। एंड एल्काइल तो हमने देख लिया, उसके साथ फिनाइल भी हो सकता है। बेसिकली एरोमेटिक होता है ना, ये आप जानते हैं बेंजीन रिंग का नेचर एरोमेटिक होता है, और फिनाइल उसी से बना है, बेंजीन रिंग से, तो इसलिए फिनाइल ग्रुप भी यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे। एल्काइल अराइल दोनों हो सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनो सिलिकन होते हैं ना, एल्काइल और अराइल ग्रुप्स दोनों ऑर्गेनिक ग्रुप ही होते हैं, तो ऑफकोर्स ये दोनों आ सकते हैं। ये जो दोनों वैलेंसीज है एल्काइल या फिर एलाइल, किन्हीं भी दो से फिल की जा सकती है दोनों वैलेंसी सिलिकन्स की। R2 या फिर AR2 SiO ये बेसिक यूनिट होती है, अब आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ से। लास्ट कंपाउंड्स सिलिकेट्स बचे, इनके बाद जियोलाइट्स आएंगे जो कि इन्हीं का पार्ट होते हैं बेसिकली, तो लार्ज सिलिकेट्स ही हुए। अ लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल्स एग्जिस्ट इन द नेचर। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर फेल्डस्पार, जियोलाइट्स, माइका, एस्बेस्टोस। तो ये नाम आपको याद रखने हैं सिलिकेट मिनरल्स के। तो आगे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जियोलाइट का, ZSM5। यहाँ से Z स्टैंड्स फॉर जियोलाइट्स, S फॉर सिलिकेट्स, M फॉर माइका, 5 से F आपको याद आ जाएगा, और F से फेल्डस्पार। ये 3 एग्जाम्पल्स यहाँ से याद हो गया आपको। एस्बेस्टोस आप जियोलाइट्स के साथ याद सकते हैं। जियोलाइट में TES, ये SET 3 वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं, बेस्ट में भी ये तीनों एक साथ आते हैं। तो ऐसे इन चारों एग्जाम्पल्स को याद रखा जाता है फॉर सिलिकेट्स। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है इनकी SiO4 4-, यहाँ भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है सिलिकॉन की। इन विच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम इन टेट्राहेड्रल फैशन। In silicates, either discrete unit is present or a number of such units are joined together via corners by sharing 1, 2, 3 or 4 oxygen atoms per silicate units। तो सिलिकॉन्स के जैसा ऐसा इनमें ज़रूरी नहीं होता कि पॉलीमर्स ही बनाए जाएं, डिस्क्रीट यूनिट की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब इनको जुड़ना होगा तो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेंगे, बाय शेयरिंग ऑक्सीजन एटम्स थ्रू कॉर्नर्स। ये ज़रूरी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। When silicon units are linked together, they form chain, ring, sheet और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो रेस्पेक्टिवली आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि जितने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं जोड़ने वाले ऑक्सीजन एटम्स, वैसे स्ट्रक्चर चेंज होती रहती है। चेन में एक ही ऑक्सीजन एटम शेड होता है बिटवीन 2 सिलिकेट यूनिट्स। रिंग में 2 असेंशियली जुड़े होंगे ऑक्सीजन से सिलिकेट यूनिट्स, बिकॉज एक क्लोज स्ट्रक्चर बन जाती है रिंग में। तो 1, 2 हो गए चेन रिंग में। शीट में 3 होंगे क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों पाई जा सकती हैं शीट में, तो 3 ऑक्सीजन इसमें शेयर किए जाएंगे। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये तो हमने पीछे देखा ही था अभी, 3D नेटवर्क SiO2 सिलिका में पाया जाता है।
उसमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क का मतलब ये है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी चारों ओर से लिंकेज होगी तो 4 ऑक्सीजन एटम प्लेस में शेड होगा। तो ऐसे रिस्पेक्टिवली याद रखना है आपको इन शेप्स को। नेगेटिव चार्ज ऑन सिलिकेट स्ट्रक्चर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस। तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन से न्यूट्रलाइज किया जाता है। ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि सिलिकेट्स एनायंस होते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए कैटायंस तो होंगे ही इनके पास। ये एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। माइका हमने देखा था बोरॉन फैमिली की स्टार्टिंग में। एल्यूमिनियम का एक और होता है ये, तो बेसिकली ये एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, यानी जो चार्ज है सिलिकेट्स का नेगेटिव वो एल्यूमिनियम न्यूट्रलाइज करता है। यहाँ पे ऊपर रिप्रेजेंटेशन दी गई है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की, एंड यहाँ पे सेकंड में रिप्रेजेंटेशन दी गई है। रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल होती है यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशन में ये एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे सिलिकॉन एटम जो कि डॉट से शो किया गया है, इट वुड बी एट सेंटर एंड ऑल द O माइनस एटम्स would be at an angle of 109.5 डिग्री, दैट वी नो फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। टेट्राहेड्रल एंगल होता है ये। इफ ऑल द 4 कॉर्नर्स आर शेड विद अदर टेट्राहेड्रल यूनिट्स 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है। ये मैं आपसे पीछे डिस्कस कर रहा हूँ अभी ही। टू इम्पोर्टेंट मैन मेड सिलिकेट्स आर ग्लास एंड सीमेंट। सीमेंट में सिलिकेट पाए जाते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एस ब्लॉक चैप्टर में ये डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। जहाँ पे डाई कैल्शियम एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स वर फॉर्मिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। ग्लास भी इसी से बनता है। ये सिलिकेट्स के एग्जांपल से आप याद रखिए। एस्बेस्टोस हमने एक याद रखा था, एज उसके स्टार्टिंग में था, ग्लास के एंडिंग में एज आता है, तो इससे ये एग्जांपल याद हो जाएगा। नेक्स्ट आर जियोलाइट्स विच ऑफ कोर्स आर पार्ट ऑफ सिलिकेट्स ओनली। If aluminium atoms replace few silicon atoms in 3D network of silicon dioxide SiO2 की बात हो रही है, यहाँ पे सिलिका की बात हो रही है, और स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्यूमिनो सिलिकेट। तो सिलिकन की जगह अगर एल्यूमिनियम आ जाए कुछ 3D नेटवर्क में उसमें, तो उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट। जाहिर सी बात है इन दोनों से ही मिलके बना है ये, इसलिए एल्यूमिनियम सिलिकेट नाम है। इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिलिकन पे होता है +4 चार्ज, एल्यूमिनियम पे +3 होता है। तो प्लस चार्ज कम हो गया और नेगेटिव चार्ज से ऑक्सीजन वाले से, इसलिए प्लस चार्ज की कमी होगी तो ज़्यादा इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ा, तो इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। कैटायन सच एज Na प्लस K प्लस एंड Ca2 प्लस बैलेंस द नेगेटिव चार्ज, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था मेटल्स आयंस बैलेंस करते हैं नेगेटिव चार्ज को। इनके एग्जाम्पल्स हैं फेल्डस्पार और जियोलाइट्स, ये आपको याद रखने हैं। मैंने आपको बताया था कि माइका भी एक एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, लेकिन माइका एक बहुत बड़ा सिलिकेट है। एल्यूमिनियम और सिलिकन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन जिसमें सिर्फ सिलिकेट में एल्यूमिनियम और सिलिकन ही होते हैं। इनके सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल हैं, फेल्डस्पार और जियोलाइट्स। तो उन चारों से डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए आपको। एस्बेस्टोस और माइका नहीं आपको इसके एग्जाम्पल में रिपोर्ट करना है, एल्यूमिनो सिलिकेट के सिर्फ फेल्डस्पार और जियोलाइट ही। एल्यूमिनो सिलिकेट में Al आता है और El आता है फेल्डस्पार में, विच अगेन साउंड्स लाइक Al एल्यूमिनियम ओनली। तो इससे ये आपको एग्जाम्पल याद हो जाएगा। एंड ABCD के अंदर EF आते हैं एक साथ, और EF के बाद G आता है, तो G से J आप Z याद रखिए जियोलाइट वाला, और फेल्डस्पार के साथ जियोलाइट आएगा, ये ऐसे आपको याद रखना है। एंड ये ऊपर वाला पैराग्राफ देख के आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि सिलिकेट्स और सिलिका में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। सिलिकेट होती है डिस्क्रीट यूनिट, जब होती है तब उसको बोलते हैं SiO4 4-। एंड जब चारों ऑक्सीजन को शेयर करके वो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना लेती है, तब उसको सिलिका बोलते हैं, 3D नेटवर्क SiO2 का। तो इन दोनों में ज़्यादा खास कोई डिफरेंस नहीं है। Zeolites are widely used as catalyst in petrochemical industry for cracking hydrocarbons and isomerization। क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन्स मीन्स बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ के छोटे में कन्वर्ट करना। कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मीन्स पेट्रोल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखेंगे भाई गैसोलीन बनता है, गैसोलीन नथिंग बट पेट्रोल ओनली। एंड आइसोमराइजेशन में यूज़ होता है ये, इसके एग्जांपल से याद रखिए ZSM5
एसएम आता है यहाँ पे जेडएसएम में, और आइसोमराइजेशन में ज़्यादा दूर नहीं है एस और एम। एंड अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो ऐसे भी आ सकते हैं, इसमें 5 आ रहा है ना, जेडएसएम 5 और आइसोमर नहीं, रहने दो, ऐसे नहीं बन रहा है, ऐसे इसको याद रखो, ऐसे सिंपल है। टाइप ऑफ जियोलाइट होता है ZSM 5, ऑफ कोर्स जियोलाइट जैसे स्टार्ट हो रहा है ZSM भी, तो इसी का एग्जांपल होगा, ना कि फेल्डस्पार का, ये याद रखना इजी है। इट कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन, यानी पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल को डायरेक्टली। ओल आ रहा है अल्कोहल्स में, तो इससे गैसोलीन बनेगा, ये याद रखने में आसानी हो सकती है इससे आपको, इस हिंट से। एंड ये एग्जैक्ट चीज़ आप सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट का जिक्र आता है, तो वहाँ पे भी यही चीज़ बताई गई है, तो दो दो जगह आई है, तो याद हो ही नहीं जानी चाहिए आपको, और इम्पोर्टेंट भी है इसका, ये भी मतलब है। हाइड्रेटेड जियोलाइट्स आर यूज एज आयन एक्सचेंजर्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ये चीज़ इन डिटेल में डिस्कस की जा चुकी है हाइड्रोजन चैप्टर में, तो यहाँ इलेबोरेट नहीं की जानी चाहिए। एंड दैट्स हाउ वी कंक्लूड द थ्योरी ऑफ द पी ब्लॉक चैप्टर। समरी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जितनी भी चीज़ें थ्योरी में पढ़ी हैं वो ही सारी यहाँ पे बताई गई हैं थ्योरी में, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, इवन मैंने पूरी इंक्लूड भी नहीं किया है, समरी को यहाँ पे काट दिया गया है वो पेज। अब सीधे चलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट which exists in liquid state for wide range of temperature and used for measuring high temperature। दो दो हिंट दे दिए उसने, एक भी दे दिया तो भी हम बता देते। बोरॉन फैमिली में सिर्फ गैलियम ही है एक ऐसा मेंबर, एंड इसके मेल्टिंग पॉइंट की ऑर्डर की ट्रिक से हमने उसको लर्न किया था कि पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, गैलियम तक डिक्रीज करता है बेसिकली। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, आप गैलियम का ध्यान रख लीजिए कि ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अगर गैलियम का लो होगा तो बोरॉन से लेके गैलियम तक डिक्रीज करना पड़ेगा, और गैलियम से लेके फिर आगे थैलियम तक इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी लोवेस्ट हो पाएगा इस ग्रुप में गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको ऐसे याद रखिए, गैलियम के स्टार्टिंग में Gal आता है जो कि जल के जैसा साउंड करता है, विच इज़ वाटर, एंड वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, तो गैलियम भी ऐसा ही होगा, थोड़ा इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट में ही एग्जिस्ट करेगा, यानी लिक्विड स्टेट में। तो जल से आपने याद रखा कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम का, इससे ये ऑर्डर भी याद हो गया आपको मेल्टिंग पॉइंट, तो जो आपको ईजी लगे वो कर सकते हैं आप, जैसे आपको ऑर्डर याद रखना हो। तो सी हो गया इसका आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन इज विच वन बिहेव्स एज अ लुईस एसिड, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो हलाइड होगा दैट विल बिहेव एज लुईस एसिड। Al3 इज द ओनली वन हेयर, बाकी तीनों Mg Ca एंड Ba ये तीनों ही एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का पार्ट हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये नहीं होते डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोरोन फैमिली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हलाइड्स बनाती है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बनाती है कार्बन फैमिली, और इससे आगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हलोजन ये बनाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हलाइड्स। तो ए हो गया इसका आंसर, दो दो चैप्टर में इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, हाइड्रोजन में भी और यहाँ पे पी ब्लॉक में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी है सेंट्रल एटम यानी बेरिलियम की BOH4- और जिमेट्री भी पूछे, तो जो हाइब्रिडाइजेशन से निकली आएगी, तो 4 सिग्मा बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसे एसोसिएटेड होती है टेट्राहेड्रल जिमेट्री। ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में भी हो सकता था, एंड अगर यही मॉलिक्यूल आपको लेना था तो ज़्यादा अच्छा लगता कि ये एस ब्लॉक वाले चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन में होता, क्योंकि बेरिलियम वहीं आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल में। बोरोन होना चाहिए था इसकी जगह पे अगर ये इस चैप्टर का क्वेश्चन बना था, लेकिन एनीवे तीनों ही केसेस में होता तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही, क्योंकि सेक्शन वाइज चैप्टर से तो क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, इन जनरल इनऑर्गेनिक से ही आते हैं, तो ए हो गया इसका आंसर, सिंपल वन। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्साइड्स विच इज एसिडिक इन नेचर, तो बोरोन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड होगा एसिडिक नेचर का। एल्यूमिनियम भी मेटल है, गैलियम भी मेटल है, बाकी सारे मेटल्स ही होते हैं ना बोरोन फैमिली में, तो इनके एसिडिक तो नहीं होंगे बेसिकली, चाहे कुछ हो, एम्फोटेरिक हो सकते हैं, नीचे वाले बेसिक भी हो सकते हैं, एसिडिक तो नहीं होंगे, सिर्फ बोरोन का होगा। ए हो गया इसका आंसर। कैसे देखने हैं बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स का नेचर, ये भी हमने डिटेल में लर्न करा हुआ है
टेबल की फॉर्म में इसको। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट लाइकली टू एक्ट एज सेंट्रल एटम इन MF63-, इट वुड बी बोरोन। एंड आई थिंक नीट 2019 में ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आप चेक कर सकते हैं, इसे मिल जाएगा वो 2019 में क्वेश्चन जो मैंने सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं उनमें। एंड ये एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में बेसिकली ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 6, आपको पता है ना यार, सेंट्रल ये जो बोरोन है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाए तो कोवेलेंसी फोर्स से एक्सपैंड नहीं कर सकता वो, ये रीज़न होता है इसमें कि 6 कोवेलेंसी इसकी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 6, बोरिक एसिड होता है क्योंकि इट एक्सेप्ट हाइड्रोक्सिल आयंस फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटोन, इसका खुद का प्रोटोन रिलीजिंग टेंडेंसी नहीं होती। ये ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी किया जा सकता था क्योंकि ये डायरेक्ट लाइन दी हुई एनसीईआरटी में, तो ये सीधे आप मार्क करते हैं एग्जाम में, सी हो गया इसका आंसर। एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप, इट कंटेन्स रिप्लेसेबल H+ आयन, नहीं, ये H+ रिलीज ही नहीं करता है, पहले लेता है, खुद का इसका होता ही नहीं है इसके बाद रिलीज करने का, वाटर से करवाता है। गिव्स अवे प्रोटोन, नहीं, H+ देता है ऐसा बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। कंबाइंस विद प्रोटोन फ्रॉम वाटर, नहीं, हाइड्रोक्सिल से कंबाइन करता है वाटर के और प्रोटोन वाटर से रिलीज करवाता है, तो तीनों एलिमिनेट भी कर सकते हैं और सीधे सेलेक्ट करना ज़्यादा आसान है, फ़ायदेमंद सौदा है अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कैटिनेशन की टेंडेंसी का ऑर्डर आपको बताना है, तो ये एग्जैक्ट ऑर्डर कैसे याद रखना है। कार्बन की बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, और जर्मेनियम और टिन की ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ये ऑर्डर हम लर्न करते हैं इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज के ऑर्डर के साथ, जिनका डिफरेंस वेरी करता है एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो बी हो गया इसका आंसर। आप थ्योरी चेकआउट कर सकते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा ये ऑर्डर अगर तो। क्वेश्चन नंबर 8, सिलिकॉन्स के बारे में पूछा है, चेन लेंथ को कंट्रोल करने के लिए यानी टर्मिनेट करने के लिए किस कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, तो यही मैं आपको बता रहा था, एक क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं ऐसे। M3SiCl यानी जो ट्राई एल्काइल वाला ऑर्गेनोसिलिकन होता है उसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि एंड पार्ट को ये कवर कर लेता है, आगे हाइड्रोक्साइड जो हाइड्रोक्सिल आयन है उससे जुड़ने से प्रिवेंट करता है उसकी बॉन्डिंग को, इसलिए 3 वाला यूटिलाइज किया जाता है, हमने डिटेल में थ्योरी में देखा हुआ है, तो सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको बताना, तो ये एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हमने लर्न किया था ट्रिक से, लेकिन यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया हुआ है बोरॉन फैमिली का ही, उसमें साइंस आपको चेंज करने हैं, तो ये इंटरेस्टिंग बन जाता है क्वेश्चन। तो बोरॉन का साइज क्योंकि सबसे छोटा होता है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए इनमें, ये 2 ऑप्शंस में कम दिखाई जा रही है बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये तो सीधे से ही एलिमिनेट हो गए। अब ए और डी में से आपको सेलेक्ट करना है। एल्यूमिनियम की ज़्यादा बता रहा है गैलियम से, लेकिन हम जानते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बेसिकली जो डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस आ जाती है उससे स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, गैलियम का साइज छोटा हो जाता है तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, ये सही होगा ऑर्डर, आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, डी हो गया सीधा यहीं से ही। क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरॉन के बारे में पूछ रहा है, 2 बोरॉन एटम्स एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स लाई इन द सेम प्लेन एंड 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स लाई इन परपेंडिकुलर प्लेन अबव एंड बिलो दैट प्लेन, ये एग्जैक्ट लाइन आती है। डाइबोरॉन की स्ट्रक्चर भी गिवन है एनसीईआरटी में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, बी हो गया इसका आंसर, बाकी सारे ऑप्शन देखने की ही ज़रूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, एक कंपाउंड है वाई, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन हम बोल रहे हैं, एंड बोराजीन होगा बेसिकली ये वही उसी की बात हो रही है। कंपाउंड एक्स इट प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग BF3 विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हो गया डाइबोरेन, तो जिसने थ्योरी पढ़ी है ना एनसीईआरटी की वो देखते ही क्लियर हो जाएगा उसके लिए दोनों चीज़ें। एक्स और वाई पूछा है, एक्स बन रहा है BF3 से LiAlH4 से ट्रीट करके, तो ये डाइबोरेन होगा B2H6, एंड एक्स B2H6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, आगे जाने की जरूरत नहीं है। बोराजीन होगा इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6, ये दूसरा मैं बता देता हूँ ऐसे आपके लिए, ऐसे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वार्ट्ज इज यूज्ड एज अ पाइजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसमें क्या होता है ऐसा पूछा, तो सिलिकॉन होता है भाई, और क्वार्ट्ज और 2 और बेसिकली फॉर्म बताई थी, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स
सिलिका की वहाँ पे थ्योरी के अंदर, तो ये वहाँ से क्लियर होना चाहिए हमें। SiO2 होता है सिलिका बेसिकली, एंड यहाँ से अगर आप याद रखना चाहें तो ये क्वा स्टार्ट हो रहा है, क्वाड्स क्वा से स्टार्ट हो रहा है, सिलिका के एंडिंग में का आता है, जो कि ये दोनों सिमिलर साउंड करते हैं, तो इससे भी याद हो जाएगा आपको कि सिलिका होता है बेसिकली क्वाड्स, एंड सिलिका में सिलिकन तो होता ही है, तो बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन सा यूज किया जा सकता है? तो ये बेसिकली एक लाइन भी आती है, एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी में, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताई गई है कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स की। SN इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मीन्स इट wanna गेट ऑक्सीडाइज टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि बाकी सब में +4 स्टेबल होती है, सिर्फ लेड में ही +2 स्टेबल होती है। तो SnCl2 में +2 है, तो इट वुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करेगा, बाकी कोई भी नहीं करेगा। ये +2 ही स्टेबल होती है इसमें तो, और बाकी में तो Al3Cl3 जो है ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इसमें टेंडेंसी होती है, तो ना कि रिड्यूसिंग एजेंट। और +2 के अंदर यहाँ पे लेड है जो कि ऑलरेडी स्टेबल होता है, तो ये क्यों जाना चाहेगा इससे कहीं बार। +4 के अंदर यहाँ पे टिन है जो कि इससे आगे जा ही नहीं सकता। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो ये इससे आगे जा ही नहीं सकता, तो इसी में स्टेबल होती है बेसिकली, +4 ही स्टेबल होती है टिन की, तो यही होगा सिर्फ एक इसका आंसर। थ्योरी पढ़ी है तो डायरेक्ट कर लेंगे, वैसे भी कंसेप्चुअली किया जा सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 14, ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 होती है, एंड थ्योरी में हमने देखा था लिक्विफाइड CO2 को जब रैपिडली एक्सपैंड होने के लिए छोड़ दिया जाता है, वी नो एक्सपेंशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, एंड लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो उसको आइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि आइस का भी टेम्परेचर रिड्यूस होता है, कम होता है, तो इसलिए ड्राई आइस होगा सॉलिड CO2, सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी गोटा डू हेयर। सीमेंट में बिसाइड्स इन सारे एलिमेंट्स के कौन से ग्रुप के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, ऐसा पूछा है इसमें। मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड, जी हाँ, कौन से का होगा? तो कैल्शियम, आयरन, सल्फर और ऑक्साइड। ये क्वेश्चन बेसिकली यहाँ होना नहीं चाहिए था। सीमेंट की एग्जैक्ट कंपोजिशन दी हुई है हमें एस ब्लॉक चैप्टर में, वहीं पे इसको डिस्कस किया गया है, तो वहाँ होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इन जनरल इनऑर्गेनिक का तो प्लेस कर सकता है कहीं भी एग्जाम्पलर वाला, ऐसे उसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो इन सारे ही ऑप्शन को देख लेते हैं हम बारी बारी से। ग्रुप 2 में से मैग्नीशियम ऑक्साइड था हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल से सीमेंट में। ग्रुप 13 में से था एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। 14 में से तो सिलिका था ही। सिलिका बेसिकली लाइम के बाद सबसे ज़्यादा कंपोजिशन होती है सीमेंट में सिलिका की, अराउंड 20-25% होती है, 50 से 60% होती है कैल्शियम ऑक्साइड लाइम की। तो तीनों ही ग्रुप्स के प्रेजेंट है इसमें ऑक्साइड, तो बी हो गया इसका आंसर। यहाँ तो सिर्फ क्वालिटेटिवली पूछा था उसने कि कौन से ग्रुप्स के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, हमने तो इन डेप्थ इनका परसेंटेज कितना होता है सभी एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का ये तक लर्न किया हुआ है एस ब्लॉक चैप्टर में। सो ये क्वेश्चन करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए, एंड इट वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट्स ऑल अबाउट आवर चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स।